नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र को उठाया गया है। एसटीएफ की टीम ने छात्र मुबस्सिर हारून को उठाया है, जहां पर वो सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद हारून हिरासत में लिया गया है। मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में मुबस्सिर हारून हिरासत में है, जहां पर एसटीएफ की टीम मुबस्सिर हारून से पूछताछ में जुटी है और इसी के साथ हारून की उमेश पाल हत्याकांड में भी भूमिका रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि उमेश हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस आए दिन नए से नए खुलासे कर रही है और इसी के तहत अब पुलिस ने आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र को उठाया है। एसटीएफ की टीम ने छात्र मुबस्सिर हारून को उठाया है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद हारून को हिरासत में लिया गया है। मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से हारून को हिरासत में लिया गया है, जहां पर एसटीएफ की टीम हारून से पूछताछ में जुटी है। साथ ही बता दें कि मुबस्सिर हारून की उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका भी रही है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। प्रयागराज से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक और शूटर साबिर की पहचान हुई है। 6 शूटर्स ने किया था हमला, 13 थे शामिल। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में नए से नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एक और शूटर साबिर की पहचान हुई है। 6 शूटर्स ने किया था हमला, जिसमें से 13 शामिल थे। पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, लगातार नए से नए खुलासे हो रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा, अभी तक का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार एक से एक खुलासे हो रहे हैं। लगातार एसटीएफ और जो क्राइम ब्रांच जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। आरोपी सदाकत का उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ में फोटो वायरल हुआ था, उसके बाद हारून को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि टोटल कुल जो है 13 शूटर्स जो है वो शामिल थे। और बता दें कि उमेश हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबर है कि इसमें जो 7 शूटर्स थे वो रैकी कर रहे थे। असद, जो इसमें मुख्य आरोपी असद था, वो सबकी रैकी करवा रहा था। मुख्य आरोपी सबको यही लीड कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये बता दें आपको कि जो एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार काम कर रही है और ऐसे में कुछ अरसे बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि असद जो है वो लगातार पुलिस उसके जो है हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। लगातार एसटीएफ और जो है एसओजी की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है और कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद हो सकता है कि असद भी गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि जो लगातार जितने भी अब लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, असद के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। इस वजह से जो एसटीएफ की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है, वो काम करेगी। जी इरफान, अगर बात की जाए, क्योंकि 13 लोग इसमें शामिल थे, 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसको लेकर पुलिस अब कहां पर सबसे ज्यादा दबिश दे रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि सभी लोगों के सीडीआर निकलवाए जा रहे हैं। सीडीआर के जरिए नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। जैसे ही नंबर ट्रैक होता है, पुलिस वहां नए लोकेशन से नए जगह पे जाती है और जैसे ही कोई आरोपी भागने की कोशिश करता है, पुलिस को दबोच लेती है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो एसटीएफ और एसओजी की टीम वो लगातार काम कर रही है। ऐसे में जो पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा है वो खुद जो है इसको लीड कर रहे हैं। जो है जितने भी जांच की टीम है, कहीं ना कहीं जो कचहरी है इलाहाबाद में, आज कचहरी को बंद रखा गया है। कचहरी में भी वर्दी में भी कुछ कांस्टेबल को तैनाती की गई है, जो ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती की गई है। और बता दें कि जो कुछ जो है सिविल ड्रेस में लोगों को भी वहां पे तैनाती की गई है कि असद खान ऐसा ना हो कि कोर्ट में आकर सरेंडर कर दे या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से आकर सरेंडर कर दे। तो ऐसे में पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, बाहर से गिरफ्तार करेगी। पूरा प्रबंध कर लिया है, पूरा चाक चौबंद पूरी व्यवस्था है। आ रही है कि जिस तरीके से एलएलबी का छात्र था, छात्रावास में वो रह रहा था, आखिरकार वहां से कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि वहां से एक आरोपी को तो गिरफ्तार किया गया, क्या और भी आरोपी वहीं पर मौजूद हैं? क्या उनमें से कोई शामिल है?
जी बिल्कुल, बता दें कि वो लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही कहना मुनासिब होगा कि जो भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी कब होगी। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के ऊपर लगातार पुलिस जो है वो कहर बरस के टूट रही है। कल ही सदन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि अब अपराधियों के खैर नहीं है। शायद उसी के बाद से प्रयागराज प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और कहीं न कहीं कुछ ही चंद लम्हों कुछ घंटे के बाद हो सकता है कोई नया खुलासा हो। इसलिए जो आम जनमानस में जो आम जनता है वो कहीं न कहीं सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर जो 7 अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं उन पर कब धरपकड़ होती है, कब कार्यवाही होती है, ये सब जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और शूटर साबिर की पहचान हुई है। 6 शूटर्स ने हमला किया था और जिसमें 13 लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ अब पुलिस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जो बाकी के 7 आरोपी बचे हैं वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। उधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में सियासी गर्मियां बढ़ गई हैं। इसी के साथ ही यूपी में सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से उमेश पाल, जो कि राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह होता है, उसे बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। आखिर क्यों हुई उमेश पाल की हत्या, कैसे इस हत्या को दिया गया अंजाम, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात से इशारा, बरेली में साजिश, प्रयागराज में अंजाम। किसने करवाई उमेश पाल की हत्या? क्या अतीक अहमद ने रची थी साजिश? कैसे हुई अतीक और उमेश के बीच अदावत? तारीख 26 फरवरी, जब कोर्ट से गवाही देकर उमेश पाल घर लौट रहे थे, जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद उमेश पाल घर की ओर भागे, तब हमलावरों ने बम से हमला कर दिया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं। इस सनसनीखेज हमले में उमेश पाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आखिर क्यों की गई उमेश पाल की हत्या और कैसी गवाही देने के लिए वो कोर्ट पहुंचे थे? इस हत्याकांड से अतीक अहमद का क्या कनेक्शन है? कई सवाल है जिसका खुलासा इस रिपोर्ट में होगा। इस हत्या की पड़ताल के लिए चलते हैं आज से 18 साल पहले, साल 2004, जब लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय प्रयागराज की पश्चिम सीट से अतीक अहमद विधायक था, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में उसने फूलपुर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। अब प्रयागराज की वो सीट खाली हो गई जहां से अतीक अहमद विधायक था। उपचुनाव में अतीक अहमद अपने भाई को मैदान में उतारा, लेकिन बसपा के राजू पाल ने उसके भाई अशरफ को हरा दिया। इस जीत के बाद राजू पाल अतीक के दुश्मन बन गए। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को बदमाशियों ने गोलियों से भून डाला। राजू पाल की पत्नी ने अतीक अहमद सहित कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। 2007 में यूपी की सत्ता बदली। मायावती ने अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। उमेश पाल, जिनकी बीते दिनों हत्या की गई है, वो राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह थे। शुक्रवार को जिनकी हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक कई खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है अतीक अहमद अभी गुजरात के एक जेल में बंद है। यूपी पुलिस इस मामले की जांच तेजी से कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि शूटरों में अतीक अहमद का बेटा भी था। इस हत्या के बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर वो इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। अतीक के करीबी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जंगल में पुलिस ने अरबाज का एनकाउंटर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।
और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई करी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए दी है 10 मार्च की तारीख। कोर्ट में आज 9 वर्ग होने के चलते सुनवाई टली है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की याचिका पर होनी थी सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें मथुरा से, जहां पर आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो सुनवाई होनी थी वो आखिरकार टल चुकी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 10 मार्च तय की है और कोर्ट में आज 9 वर्ग होने के चलते इस सुनवाई को टाल दिया गया है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी थी जो अब 10 मार्च को होगी। देखिए, 6 महोदय के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का रिवीजन चल रहा था और जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख नियत की गई थी आदेश के लिए, जिसमें शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से और हमारी तरफ से दोनों की तरफ से बहसें क्लोज हो चुकी हैं और अभी हमको कुछ एडिशनल एविडेंस और माननीय न्यायालय में दाखिल करने हैं। इसी को लेकर के आज न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 10 मार्च निर्धारित की गई है। 10 मार्च में इसकी विधिवत सुनवाई होकर के इसमें आदेश पारित होगा न्यायालय के द्वारा और हम चाहते हैं कि शाही ईदगाह परिसर का वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने भी एविडेंसेज हैं जो शाही ईदगाह परिसर की दीवारों पर बने हैं, हम उसे शाही ईदगाह परिसर नहीं मानते। हम भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह मानते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं क्योंकि उस पर हिंदू प्रतीक बने हैं। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सदन को लेकर बयान सामने आया, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी का बजट दिशाहीन बजट है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था जो नहीं हुआ है पूरा। यूपी की जनता को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया गया था। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बजट के बाद ये बयान दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने, उन्होंने कहा यूपी का बजट जो है वो दिशाहीन बजट है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया है। यूपी की जनता को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना दिखाया गया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 7वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश और राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है।